चलिए, जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा उसको एक बार जल्दी से समराइज़ कर लेते हैं। अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम और द सेंटर ऑफ मास इज़ ज़ीरो, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, जिससे हम ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। बोलिए हाँ या ना? ठीक। और अगर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी ज़ीरो हो और एक्सटर्नल फोर्स भी ज़ीरो हो, ठीक है, ये देखिए दूसरा केस आ गया, तो ऊपर वाला इक्वेशन तो लिख ही सकते हैं, ठीक है, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है कि इक्वेशन नंबर 1 वहाँ भी एप्लीकेबल होगा। समझ में आ रही है बात? प्लस इक्वेशंस रिटन बिलो, ये भी एप्लीकेबल होंगे, हाँ या ना? कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू 0। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? 0। m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2, ठीक है। और इसमें कहीं भी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं लेते हैं, जो भी लेते हैं वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेते हैं। बोलिए समझ में आ गई बात? ठीक है। तो ये जो है हमने अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो किया था उसका बहुत संक्षेप में ये समरी है, ठीक है। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता क्या था कि इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम of particles is 0, then its linear momentum is conserved। तो बहुत संक्षेप में जो हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसका ये खाका है। ये देखिए, consider two particle system with the particles having mass m1 and m2. If the first particle is pushed towards the center of mass through a distance d, by what distance the second particle may move so as to keep the center of mass at the same position? तो center of mass का पोजीशन सेम है, कैसे करेंगे? इसका मतलब center of mass की डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई बताइए? 0। बोले कह सकते हैं, यानी पहले पार्टिकल का मास इनटू उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट, कितनी डिस्प्लेसमेंट है उसकी? d, प्लस दूसरे पार्टिकल का मास इनटू दूसरे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, कितना उसका डिस्प्लेसमेंट वो नहीं पता है, ठीक है, क्वेश्चन निकालना है। इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? 0। तो बताइए x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी इससे? इसको उधर ले जाइए, नेगेटिव m1d डिवाइडेड बाई m2। बोलिए समझ में आया? टू बॉडीज ऑफ मास 4 kg एंड 2 kg आर मूविंग विथ वेलोसिटी इतना इतना ड्यू टू म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। नाउ व्हाट इज म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन? म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन दोनों पार्टिकल्स पे इक्वल एंड अपोजिट होता है। बोलिए होता है कि नहीं होता? अगर ये इसको F फोर्स दे रहा होगा इधर, तो ये भी इसको दूसरा पहला वाला भी दूसरा वाला को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दे रहा होगा। बताइए दोनों को मिला के सिस्टम मान लिया तो सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है? 0 है। सही है? इस क्वेश्चन के आंसर में यहाँ गलती होगी, है ना। इसका मतलब आपका क्या हो गया कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहना चाहिए। बोलिए कह सकते हैं कि नहीं? क्योंकि यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, बल्कि पार्टिकल का मोशन दे रहा है। लेकिन जो भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी कांस्टेंट होगी। क्यों कांस्टेंट होगी? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जो सिस्टम पे लग रहा है वो कितना लग रहा है बताइए? दैट इज इक्वल टू व्हाट? 0। सो दैट मीन्स मोमेंटम ऑफ सिस्टम मस्ट बी कांस्टेंट। सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट होने का मतलब किसका मोमेंटम कांस्टेंट होगा? सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आप यहाँ से निकाल लीजिए। बताइए m1 कितना है? 2। उसकी वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। m2 कितना है? 4। उसकी वेलोसिटी कितनी है? तो अब इसको -10 लिखिएगा ना। 10 हाँ है ना? ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा ना। डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना हो जाएगा? 6। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? टेल मी। 2 दूनी 4 में से 40 गया, कितना बचा? -36 बटा से -6 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा करेक्ट आंसर ये होना चाहिए -6 मीटर पर सेकेंड, या मैग्नीट्यूड भी लिखेंगे तो कितना होना चाहिए? 6 मीटर पर सेकेंड। बोलिए समझ में आया? यस सर। ठीक है? क्लियर है? टू स्पीयर्स ऑफ मासेस 2m एंड m आर इनिशियली एट रेस्ट एट अ डिस्टेंस r अपार्ट। देखते जाइए, मैं डायग्राम बनाते जाता हूँ साथ साथ, ठीक है। इसका मास 2m है, इसका मास m है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? r है। म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से दोनों एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। जब इनकी डिस्टेंस जो है, और ये ध्यान दीजिएगा दोनों इनिशियली एट रेस्ट हैं, ठीक है। अभी मैं इसका मतलब पूछूंगा आपसे, ध्यान दीजिएगा। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी बच गई बताइए? r/2।
तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मांग रहा है। ये बताइए व्हाट इज द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम? जीरो, क्योंकि म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा? जीरो। और यही नहीं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो है। कैसे पता बताइए? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स भी दोनों इनिशियल पे जीरो है। दोनों का इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, दोनों रेस्ट पे है। सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। करेक्ट? जब दोनों जीरो होते ये भी जीरो है। तो इसका मतलब ना केवल एक्सेलरेशन बल्कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी किसी समय क्या होगा बताइए? जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी किसी समय क्या होगा बताइए? जीरो होगा। हालांकि ये पूछा नहीं हमसे, खाली क्या पूछा बताइए? नहीं, एक्सेलरेशन पूछा है। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर्स विल बी, तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। चलिए ये पढ़िए, टू पार्टिकल्स पी एंड क्यू इनिशियली एट रेस्ट, आ गया ना इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, दोनों रेस्ट में है तो सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई बताइए? जीरो। और दोनों कितने मीटर अपार्ट है बताइए? ये पी और क्यू का जो बीच का डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। बोलिए हाँ या ना? एक का मास दिया हुआ है 0.1 kg और दूसरे का मास दिया हुआ है 0.3 kg। ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फिर एक्सटर्नल फोर्स गायब हो गया, क्योंकि ये तो इंटरनल फोर्स होगा ना जो भी दे रहा है फोर्स ये। सो दिस फोर्स विथ विच दे आर अट्रैक्टिंग इज इक्वल टू 10⁻⁻² न्यूटन। बोलिए समझ में आ रहा है? कहता है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम पी ओरिजिनल पोजीशन डू द पार्टिकल्स कोलाइड। मतलब ये जब कोलाइड करेंगे उस समय इन दोनों का डिस्टेंस पी से कहाँ होगा? पी से उसका डिस्टेंस मूव निकालना है। ठीक, छोड़िए इस पे मत जाइए, थोड़ी देर के लिए पी को ओरिजिन ले लीजिए। पी को क्या ले लीजिए? ओरिजिन, क्योंकि पी से डिस्टेंस निकालना है। हमने पी को ही क्या मान लिया? ओरिजिन मान लिया। सही है। ये बताइए इस पूरी प्रक्रिया में डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? जीरो होगा। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो है और यू भी जीरो है। अब ये बताइए इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? m1 इंटू जितना डिस्प्लेसमेंट उसने किया प्लस m2 इंटू जितना डिस्प्लेसमेंट दूसरे वाले ने किया इक्वल टू कितना हो गया? जीरो। चलिए बताइए, दोनों कोलाइड कर रहे हैं, ये कितना मूव किया? पहला वाला, वही तो डिस्टेंस हो रहा है ना पी से। पहला वाला अपने जगह से कहाँ मूव करके गया? वही तो डिस्टेंस हुआ ना पी से। अरे बोलिए समझ में आ रहा है? डायग्राम बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये पी पार्टिकल यहाँ हुआ करता था, अब ये टकराने समय यहाँ आ गया। ये क्यू पार्टिकल यहाँ हुआ करता था, अब ये टकराते समय यहाँ आ गया। तो पी से कितना डिस्टेंस मूव किया इस पी पार्टिकल ने, वही तो निकालना है ना आपको। तो इसका डिस्प्लेसमेट यही है ना एक्स। अरे है कि नहीं है? और यही आपको निकालना है। दूसरा अगर आके इससे टकराया तो बताइए दूसरे ने कितना मूव किया? 1 पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। बोलिए समझ में आ रहा है? ये 1 - x जो है वो क्या है बताइए? इसको यहाँ डालिए, m1 के जगह आप डाल दीजिए कितना? x। लेकिन तब आप m2 की जगह कितना डालिएगा बताइए? 1 - x का नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट की तरफ आया ना, लेफ्ट की तरफ आया तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव। इक्वल टू कितना आ गया? जीरो। नेगेटिव क्यों आया समझ में आया? हम वेक्टर तो दे नहीं रहे ना, तो डायरेक्शन हम किससे दिखाएंगे? साइन से दिखलाएंगे ना। या फिर आई और -i लिखिए, ये भी आप कर सकते हैं। अगर आप वेक्टर से जाना चाहें मोस्ट वेलकम। ठीक है, ये अप्रोच हमेशा ही अच्छा होता है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता। इसको आई कैप लिखिए और इसको लिखिए -i कैप, -i कैप लिखिए। अब आई कैप हटा दीजिए। अब आइए सॉल्व करते हैं। बताइए क्या आएगा? m1 इंटू x1 की वैल्यू आएगी m2 इंटू 1 - x के बराबर। बोलिए सही है? m1 इंटू x की वैल्यू आएगी m2 इंटू 1 - x के बराबर। m1 कितना है? 0.1 kg है। x हमें नहीं पता। m2 की वैल्यू 0.3 kg है, x हमें नहीं पता। 1 और 3 कट जाएगा यहाँ पे। x इक्वल टू 3 - 3x होगा। बोलिए हाँ या ना? 4x की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। x की वैल्यू होगी 3/4। 7/5 मीटर पे आके आपका पार्टिकल टकरा जाएगा। ये देखिए 3/4 0.75 मीटर पे आपका पार्टिकल आके टकरा जाएगा। मामला समझ में आया? तो सेंटर ऑफ मास के लाइट में क्वेश्चंस को इस तरह सॉल्व करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। ठीक, सो वी आर इन रोटेशनल मोशन एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस रोटेशनल इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, बेसिक। सो व्हाट इज रोटेशनल इनर्शिया? रोटेशनल इनर्शिया का मतलब ये होता है कि रेजिस्टेंस अगेंस्ट चेंज इन रोटेशनल मोशन। जैसे इनर्शिया का मतलब होता था चेंज इन मोशन के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं इनर्शिया।
रोटेशनल इनर्शिया का मतलब चेंज इन रोटेशनल मोशन के अगेंस्ट जो इनर्शिया है, खुद से रोटेट नहीं करेगा। ठीक, इनर्शिया किससे मेजर करते हैं बताइए? मास से करते हैं। रोटेशनल इनर्शिया का मेजरमेंट होता है, एक क्वांटिटी है जिसका नाम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? आई से। किससे डिनोट करते हैं? आई से। बोलिए समझ में आ गया? ठीक है। रोटेशनल इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए फोर्स लगाना पड़ता था, इसमें टॉर्क लगाना पड़ेगा। टॉर्क इज रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, वो एक अलग ही कंटेक्स्ट है, उसको बाद में अभी बात करेंगे। ठीक है। सो इज द मीनिंग ऑफ रोटेशनल इनर्शिया क्लियर? इज द मीनिंग ऑफ रोटेशनल इनर्शिया क्लियर? रेजिस्टेंस अगेंस्ट चेंज इन रोटेशनल मोशन। टू ओवरकम रोटेशनल इनर्शिया एक्सटर्नल टॉर्क मस्ट एक्ट। ठीक है। रोटेशनल इनर्शिया इज मैथमेटिकली मेजर्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल, इधर लेफ्ट वाला डायग्राम देखिएगा, ये वाला बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये देखिए। ठीक, ये एक एक्सिस के बोर्ड घूम रहा है, ये एक एक्सिस का बोर्ड घूम रहा है ना, दिख रहा है एक्सिस का बोर्ड घूमते। तो बताइए इसके सारे के सारे पॉइंट सर्कुलर मोशन में होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? सारे के सारे पार्टिकल किस में होंगे? सर्कुलर मोशन में होंगे। करेक्ट है? ओके। इन सब पार्टिकल की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होगी, जिनको आप r1 r2 ऐसे लिख सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैथमेटिकल मीनिंग होता है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका जो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, माइंड इट, क्या है? एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मतलब मैं तो डिफाइन करता हूँ मोमेंट ऑफ मास का समेशन। मतलब मोमेंट ऑफ का मतलब r से आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना, समझ गए? लेकिन आप स्कूल में ऐसे मत लिखिएगा, जो लोग स्कूल में लिखने वाले हैं उनको लिखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या होता है? इट इज़ द सम ऑफ, ठीक, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स इनटू स्क्वायर ऑफ देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आई रिपीट माई स्टेटमेंट वंस अगेन। क्या बोला मैंने? मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a system is the sum of product of, ठीक, mass of particles with square of their perpendicular distance from axis of rotation। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए ये आपका एक्सिस है, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं कि इसके चारों तरफ एक पार्टिकल जो है वो घूम रहा है, उसका मास m है और उसकी डिस्टेंस r है। बोलिए समझ में आ रहा है? बताइए इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ? तो भैया m²। इसमें कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ गया? मान लीजिए एक फिर से एक एक्सिस दिखा दिया हमने, ध्यान दीजिएगा ज़रा। ठीक, और इस बार मान लीजिए आपके 1 2 3 4 पार्टिकल्स हैं और चारों का मास mm है। अरे भैया तनिक ठहर जाओ, गलत बोलने से तो अच्छा है? इसके अबाउट ऐसे घुमा रहे हैं। अब इसका सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है हमें, कैसे लिखेंगे? तो आप बताओ। इस एक्सिस दिख रहा है सबको? पक्का एक्सिस तो दिख रहा है ना सबको रोटेशन का? चलिए बताइए, ये फर्स्ट पार्टिकल जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फर्स्ट पार्टिकल? 0। व्हाई? इट्स एक्सिस डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस इज व्हाट? 0। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पार्टिकल का हो गया 0। मेरी बात समझ में आ रही है? और किस पार्टिकल का 0? नीचे वाले पार्टिकल का। इसका भी 0 हो गया है कि नहीं? I2 की वैल्यू 0 हो गई। सही है। इसका कितना हो गया? अब इसकी डिस्टेंस बताओ। चलो a दे दिया डिस्टेंस मैंने। कितना हो गया? ma² हो गया। बहुत बढ़िया। चौथे का बताओ। ma²। हाँ, इसका भी ma² हो गया, I3 का, और I4 भी ma² हो गया। बोलो हाँ या ना? तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी तुम्हारी? 2ma²। इजी है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस पे बाद में जाएंगे। स्केलर क्वांटिटी है, प्योरली स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। अगर बहुत सारे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है
सिस्टम का, तो सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सीधा सीधा जोड़ देना है। ठीक है। ठीक। रेडियस ऑफ गायरेशन, व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? देखिए बहुत सिंपल चीज़ है, मैथमेटिकली समझाऊँ तो चुटकी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, डेफिनेशन भले ही रटने में टाइम लगे। मान लीजिए कि कोई सिस्टम है, उसको किसी एक्सिस के बोर्ड आप घुमा रहे हैं, मान लीजिए ये सिस्टम है, एक्सिस के बोर्ड घुमाने से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, मान लीजिए आई। कितना आ गया? आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया? आई आ गया। बहुत अच्छी बात है भाई साहब, आई आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आया ना? क्लियर। अब इस पूरे सिस्टम के, मान लीजिए इसमें बड़े सारे पार्टिकल हैं, ढेर सारे पार्टिकल इसमें, सबका मिला के आई आया। ठीक है, आप इस पूरे सिस्टम को के मास को आपको एक्सिस से एक ऐसे डिस्टेंस पे सिचुएट करना है कि इस सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उतना ही है जितना उस बड़े बॉडी का आ रहा था। ठीक है, तो अगर इस पूरे सिस्टम के मास को हम m पे कंसंट्रेटेड मान लें एंड लेट्स से कि वो एक्सिस से k डिस्टेंस पे है, देन व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल? ऑब्वियसली mk²। हाँ या ना? रादर इट कैन बी रिटन एज मास ऑफ सिस्टम इनटू k²। हाँ या ना? एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू द इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर ये रेडियस ऑफ गायरेशन है तो ये अपने ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। डेफिनेशन क्या कहता है? इट इज द डिस्टेंस from the axis of rotation at which if the entire mass of the system is concentrated, the moment of inertia will remain unchanged. अगर वहाँ सारे मास को कंसंट्रेट कर दिया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा। समझ में आ गई बात? बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है कि सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट करना होगा। वो अलग चीज़ थी, अलग चीज़ है, मैं बता दूँ आपको। सेंटर ऑफ मास वो होता है जहाँ आप बॉडी को रिप्लेस करके उसके सारे मास को कंसंट्रेटेड मानते हैं फॉर द एक्शन ऑफ फोर्स। ये वो नहीं है। समझ में आई बात? ये वो नहीं है। ठीक है, यहाँ सीधा सीधा आपको सारे सिस्टम के मास को एक पार्टिकल के फॉर्म में k डिस्टेंस पे मान लेना। ठीक, आइए मैं इसको निकालने सिखाता हूँ। देखिए किसी भी केस में अगर आपको रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी ही पड़ेगी। बिना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं निकाल सकते। एक बार आपको जिस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, आप उस एक्सिस के अबाउट पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो। जैसे यहाँ पे आपने कितना निकाला था बताइए? 2 m² निकाला। उसके बाद आप उसको कुछ मत करो, मास ऑफ सिस्टम इनटू k² के बराबर पुट कर दो। बस याद रखिए मास ऑफ सिस्टम लिखना। आप बताइए किसके बराबर पुट कर इसको हम? 4m। ये गलती नहीं होनी चाहिए, समझ गए? k की वैल्यू आ जाएगी a/√2। बोले समझ में आया? एक जल्दी से और बता दीजिए, प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपका और क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक, ये देखिए इसको ऐसे घुमा रहे हैं। हाँ भाई भव्य आप बताइए, ये साइड लेंथ l दिया हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑब्वियसली दिस इज l/2 l/2। टेल मी व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम? सर यहाँ पर 0 होगा। हाँ उसका 0 होगा, यहाँ पे 0 नहीं होगा, बोलेंगे उसका 0 होगा। हाँ दूसरे का बताइए। सर दूसरे का सर l/2 होगा। मास नहीं लिखेंगे, क्या अभी पढ़ा था हमने? m/r परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाँ Yes, वो इसे बताओ। सर l/2 आगे का स्क्वायर। अगला सर सेम सर l/2 का स्क्वायर। तो टोटल आंसर आ जाएगा ml²/4 प्लस ml²/4 यस सर। एंड दैट विल गिव यू ml²/2। नाउ टेल मी, मुझे इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी है, तो मैं इस ml²/2 को किसके बराबर पुट करूंगा? अभी क्या बताया था किसके बराबर पुट करना चाहिए? मास ऑफ द सिस्टम इनटू k²। बताओ। यस सर। सर मास व्हाट इज द मास ऑफ द सिस्टम? अरे बाबा, हाउ मच इज द मास ऑफ द सिस्टम? ओ सर m ओनली m इज द मास ऑफ द, व्हाट इज द सिस्टम यू आर सेइंग? m l/2। क्या? पूरे सिस्टम का मास, जितने भी मास उनके 3m होगा 3m इंटू k²। क्या आ गया k का वैल्यू? l/√6। यही करना है बस, यस सर। हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन ऐसे निकालते हैं। ठीक है, लिखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्टैंडर्ड मास डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक, इनको एकदम बाई हार्ट याद करना है। समझ में आ गई बात? सबसे पहले यूनिफॉर्म
थिन रॉड, ठीक। ओ भाई मेरे, ठीक है। यूनिफॉर्म थिन रॉड का स्वयं के एक्सिस के अबाउट, ओन एक्सिस के अबाउट, ओन एक्सिस क्या होता है जी? ओन एक्सिस वो होता है जिसके अबाउट घुमाने पे बॉडी का शेप और साइज सेम रहता है, जैसा अभी दिख रहा है रेस्ट में वैसा ही दिखेगा। अब ऐसे घुमाएंगे तो सेम तो नहीं दिखेगा ना, ठीक है। ध्यान से सुनिए, ओन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मास m है, लेंथ l है, इट इज ml² बाई, ओ सॉरी, ओन एक्सिस के अबाउट होगा 0। क्यों 0 होगा? अरे भैया सारा का सारा मास तो इसके ऊपर ही आ गया, एक्सिस के ऊपर, ठीक। अगला जो एक्सिस है इसमें वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या है ये? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसके अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है ml² बाई 12, रटना है, ठीक है। तीसरा एक्सिस जो है वो है एंड परपेंडिकुलर। कौन सा है? एंड परपेंडिकुलर। एंड परपेंडिकुलर के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी ml² बाई 3। बोलिए याद रहेगा? ये हो गया आपका पहला मास डिस्ट्रीब्यूशन जिसको आपको याद करना है, ठीक है। दूसरा, और हाँ, कभी कभी मास नहीं देगा, मास के जगह हो सकता है कि आपको लैम्डा दे दे, तो मास के जगह आप लैम्डा एल लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड पे आ जाइए, थिन यूनिफॉर्म रिंग, थिन यूनिफॉर्म रिंग, ठीक है। मास m है, रेडियस r है, समझ में आ रहा है? सबसे पहले ओन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओन एक्सिस यानी प्लेन से पास करेगा परपेंडिकुलरली और सेंटर से पास करेगा। इसके अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी बताओ? 0 mr², ठीक है। और दूसरा इसका जानना है आपको डायमीटर के अबाउट, यानी ऐसे, समझ रहे हैं बात को? ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक। समझ में आ रहा है कैसे घुमा रहे हैं? इसके अबाउट, डायमीटर के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है mr² बाई 2, ठीक है। तीसरा जो ऑब्जेक्ट आपको जानना है वो है थिन यूनिफॉर्म डिस्क, ठीक है। और हाँ, रिंग का अगर मास ना दिया रहे तो उसके मास के जगह हम लैम्डा इंटू 2πr लिख सकते हैं। बोले लिख सकते हैं ना, ठीक। चलिए, यूनिफॉर्म डिस्क, ठीक है। इसका भी मास m है। क्लास जिस दिन हो उस दिन बढ़िया से नींद लिया करो तुम लोग, ठीक है। क्लास में झपकी लेना उचित नहीं है ना श्याम जी? ये देर नाइट तक जगना, तुम्हारा अनन्या, तुम लोग जो जगते हो ना, जिस दिन क्लास होती है उस दिन ये काम ना किया करें। सबके बस की बात नहीं है रात में जग के आप बैठ पाएँ। कितने घंटे सोए हैं आप? कितने बजे सोए हैं? 4 बजे। कितने बजे उठे हैं? 6 बजे। मैं भी सोया हूँ 6 बजे, उठा हूँ 8 बजे। अंतर देखिए दोनों में। मेरे को तो ज़्यादा नींद आती है। तुम इस प्लैनेट के नहीं हो, तुम साबु हो, गलती से आ गए हो जुपिटर से यहाँ पर, ठीक है। चलो आओ। रात में जगना बंद कर दिया था इसलिए। नहीं 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 नहीं, देखिए यूनिफॉर्म डिस्क का ओन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, इसीलिए वो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो आराम से, ठीक है। मैं लोड आज दे भी नहीं रहा हूँ, मैंने एकदम सही अनुमान लगाया और बिल्कुल बेसिक लेवल पे भी करा रहा हूँ। अब इस पर छेड़छाड़ अगली क्लास में करेंगे जब फ्रेश होके आइएगा तब। ओन एक्सिस के अबाउट कितना होता है? mr² बाई 2, ठीक है। ये वो रिजल्ट है जो कि हर हालत में याद करने पड़ेंगे, ठीक है। नहीं तो केले का पत्ता भी नहीं मिलेगा फिर ढकने के लिए, ठीक। हाँ, मतलब समझ गए ना? ओके, अच्छा उस पर आ जाइए, आगे की बात करते हैं। इसके डायमीटर के अबाउट अगर घुमाएंगे तो सोचो, इसका mr² था ओन एक्सिस के अबाउट, तो डायमीटर के अबाउट mr² बाई 2 था।
तो कविता पढ़ के बताओ, अगर इसका एम आर स्क्वायर बाई 2 ऑन एक्सिस के अबाउट है तो उसका डायमीटर के अबाउट कितना होना चाहिए? एम आर स्क्वायर अपॉन, यहाँ एम आर स्क्वायर था तो यहाँ एम आर स्क्वायर बाई 2 था, तो यहाँ एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा तो यहाँ कितना लिखे हैं? अरे कुछ तो सिमेट्री लाइफ की होगी तुम लोगों की यार, कि बिल्कुल एकदम मतलब पंगू ना महाराज ही हो एकदम। चौथा हद है यार, ये है। अच्छा हाँ, एक बात और, मास ना दिया रहे तो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। अब आ जाइए अगला बता रहा हूँ, थिन हॉलो सिलेंडर, ठीक है? यस सर। कल इतना सिलेंडर बनाया है ना मैंने, सब बर्बाद हो गया बनाना। क्या सिलेंडर कैसे बनाया? जैसे अभी बना रहा हूँ। अच्छा किया। हाँ देखो, ओन एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। फोन भी रहा है। अरे कोई बात नहीं, रेडियस आर। अब फुर्सत मिल जाए थोड़ा इधर भी देख लेना। सॉरी सर। हॉलो सिलेंडर रिंग से बनता है। अरे भैया बहुत सारे सेम साइज के रिंग को एक के ऊपर एक रख दीजिए तो हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। यस सर बन जाएगा। फार्मूला भी रिंग वाला होगा। ओन एक्सिस यहाँ कितना था? एम आर स्क्वायर। यहाँ भी ओन एक्सिस एम आर स्क्वायर होगा। पूछिए कहाँ से आया? बिल्कुल नहीं जानना कहाँ से आया, ठीक है? अभी तो इसको याद ही करिए, कहाँ से आया नहीं आया अगली क्लास में बात करेंगे। आपको तो उस क्लास में बात नहीं करेंगे। एनसीईआरटी कह रहा है कि रटिए, तो हम लोग क्या बोलते हैं? एक भी डेरिवेशन नहीं है, सब खा गए हैं। पहले सब हुआ करते थे किसी ज़माने में, अच्छा, अभी कुछ नहीं है, ठीक है? हो गया एम आर स्क्वायर। यहाँ पे अगर मास गिवन ना हो, हाँ जी पंडित दीनदयाल, थोड़ा सीधा होकर बैठ के देख लो, ठीक है? तो इसको सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल लिख सकते हैं, वेर एल इज द लेंथ, ओके। क्योंकि ये भी एक सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है। 5 नंबर, सॉलिड सिलेंडर। अगर कुछ ना लिखे कि हॉलो है कि सॉलिड है तो सॉलिड मानेंगे, अगर लिखेगा तभी हॉलो लेंगे, समझे? ठीक है? सॉलिड सिलेंडर मतलब भरा भरा, ठीक है? इसका भी मास m है, इसकी भी लेंथ है, इसकी भी रेडियस r है। कुछ समझ में आ रहा है बात? यस सर। इसको भी ओन एक्सिस के अबाउट ही जानना है बस। ओन एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर बाई 2, डिस्क के जैसा होगा, है ना? यस सर। ये आर्टिस्ट 6 नंबर बॉडी। और हाँ, इसका मास ना दिया रहे तो क्या लिखेंगे? रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल, वॉल्यूम के साथ लिखेंगे ना? यस यस सर। सर। 6 नंबर कौन है? 6 नंबर स्पेयर। बिल्कुल ऐसे कर देने से थोड़ा इफेक्ट आ जाता है। ओन एक्सिस के अबाउट स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करना है, 2/5 एम आर स्क्वायर। क्या होता है? 2/5 में मार्स सोया। मास ना दिया रहे तो बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो लिख देना है, ठीक है? लास्ट ये है ना, क्यूब वगैरह बताऊंगा जी, पागल हो गया हूँ क्या मैं? ये है हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर। अगेन कुछ ना दिया जाए तो यही मान के चलेंगे सॉलिड है, जब तक ना दिया जाए तब तक, समझ गए? लिख दे कि हॉलो है या शेल लिखेगा, शेल। हाँ तो समझिए खोखला है, ठीक है? ओन एक्सिस के अबाउट इसका ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानना है और इसका फार्मूला होता है 2/3 एम आर स्क्वायर। याद रखिए एक सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है, सिग्मा को 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा मास निकालने के लिए, क्योंकि इसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई एम आर स्क्वायर। इतने बॉडी का स्टैंडर्ड याद होना चाहिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन हाँ जी, पहला थ्योरम है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। पहले ध्यान से सुनिए, ये उसी के लिए अप्लाई होगा जो बॉडी एक प्लेन में कंटेन हो जाए। बताइए प्लेन में कंटेन हो जाए ऐसे बॉडी कौन कौन से, कुछ नाम बताइए। प्लेन में कंटेन हो। प्लेन में कंटेन हो जाए, विच कैन बी कन्फाइंड इन अ प्लेन, सर्कल। रिंग, और मतलब 2 डायमेंशनल बॉडी का नाम नहीं बता पा रहे हो जो प्लेन में कन्फाइंड हो, स्क्वायर, रेक्टेंगल, डिस्क, सब आ जाएगा, ठीक है? उसी के लिए अप्लाई हो सकता है। इसमें 3 एक्सिस होते हैं, तीनों ऑर्थोगोनल होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस होते हैं वैसे ही तीनों एक पॉइंट से पास करेंगे। एक्स और वाई इसके प्लेन में कंटेंड होगा,
एक्स और वाई इसके प्लेन में ही कंटेंट होगा और जेड एक्सिस उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ये जरूरी नहीं कि सेंटर से या सेंटर ऑफ मास से पास करो, कहीं से पास कर सकते हैं, लेकिन तीनों होंगे परपेंडिकुलर। दो इसके प्लेन में होंगे जिनका नाम एक्स वाई है, एक इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसका नाम जेड। अब अगर आई एक्स एक्स एक्सिस के बोर्ड घुमाने पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप आई एक्स लिखते हो, वाई एक्सिस के बोर्ड घुमाने पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई लिखते हो, और जेड एक्सिस के बोर्ड घुमाने पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड लिखते हो, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है आई एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू आई जेड के बराबर हो। और अगर बॉडी ऐसा है जिसमें आई एक्स आई वाई आपको आइडेंटिकल लगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। Yes, sir. तो ऑब्वियसली आप आई जेड को 2IX या 2IY लिख सकते हो, या फिर आप IZ/2 को IX और IY लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ देखिए, ओन एक्सिस के बोर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, mr² है। Yes, sir. अब इसमें हमने दो परपेंडिकुलर एक्सिस खींचा, ये देखिए, क्या मैं इस दोनों डायमीटर को x और y एक्सिस मान सकता हूँ क्या? Yes, sir. अरे मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता हूँ? क्या ये दोनों x और y एक्सिस एक जैसे हैं क्या? तो दोनों डायमीटर ही है ना, तो डायमीटर के बोर्ड सर्किल को इस डायमीटर के बोर्ड घुमा चाहे उस डायमीटर के बोर्ड घुमा, एक ही जैसा बात है। तो ये जो आपने x और y एक्सिस माना है अभी, ये y मान लेते हैं हम लोग, हैं? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि IX भी एक डायमीटर है और IY भी एक डायमीटर है, दोनों का सेम होगा ऑन एक्सिस। तो इसका मतलब ये दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा? यस सर। अरे बोलो पंडित। और उस हालत में मोमेंट ऑफ इनर्शिया IZ का आधा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दोनों का जोड़ IZ के बराबर होता है ना, तो IZ का आधा आधा होगा। IZ कितना था? mr²। IZ कौन है बताइए? Z एक्सिस कौन है? जो ओन एक्सिस, ओन एक्सिस, तो उसका आधा कितना हो गया बताइए? mr²/2। ये हो गया। अब कहाँ से आया था mr²/2? समझ में आ गया। ओन एक्सिस के बोट mr², ये IZ है, IX और IY बराबर है, तो उन दोनों का बराबर आ जाएगा। इसी तरह डिस्क में आ जाइए, ये कौन सा एक्सिस है बताइए जिस पे ओन लिखा हुआ है? जेड। Z, ठीक। और यहाँ दो एक्सिस बना दिया हमने, ठीक है, ये दोनों हमने डायमीटर बना दिए। चलिए, अरे बन जा भाई, ये देखिए सही है। Yes, sir. अब बताइए, यस सर नहीं बताइए, जेड एक्सिस के बोर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? mr²/2। क्या ये एक्स एक्सिस है, क्या ये वाई एक्सिस है, क्या ये दोनों एक जैसे हैं? यस सर। तो क्या डायमीटर वाला जो एक्सिस है IX और IY दोनों को डायमेट्रिक एक्सिस ले सकते हैं आप? Yes, sir. और दोनों बराबर हैं, तो दोनों IZ के आधे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? IZ कितना है? तो बाई 2 कितना हो जाएगा? mr²/2। समाचार समाप्त। और आगे बोले समझ में आया? क्लियर। दूसरा जो थ्योरम है उसको कहते हैं, एक्सिस थ्योरम। दूसरा जो थ्योरम है उसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है? ये किसी भी तरह के बॉडी के लिए एप्लीकेबल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, किसी के लिए। थ्योरम बहुत सिंपल है। मान लीजिए एक वो एक्सिस है जो इसका सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, माइंड इट, सेंटर ऑफ मास से जाना ही चाहिए एक्सिस, ठीक, और दूसरा उसके पैरेलल है, तो आई सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के बोर्ड घुमा रहे हैं तो IC आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल एक्सिस के बोर्ड घुमा रहे हैं तो I पैरेलल आ रहा है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस A है। कितना डिस्टेंस है? तो इन दोनों का कनेक्शन होगा पैरेलल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू IC का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास ऑफ द बॉडी इनटू A²। याद रखिए, जोड़िएगा IC में, उल्टा मत जोड़ दीजिएगा। IC प्लस MA² करने पे ही आपको किसी पैरेलल एक्सिस का मिलेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये एक्सिस बॉडी के अंदर से पास कर रहा है I पैरेलल कि बाहर से पास कर रहा है। दोनों कर सकते। इससे फर्क नहीं पड़ता कि एक्सिस बॉडी के अंदर से पास कर रहा है कि बॉडी के बाहर से। आइए मैं डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ कि I पैरेलल हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। ऑब्वियसली होगा, अगर MA² ऐड हो रहा है इसी में तो ज़्यादा ही होगा। आइए इसका उपयोग देखते हैं फटाफट। चलिए वही बॉडीज देखते हैं जो अभी हमने किया था, ठीक है। आंखें कान खुला रखिएगा, आराम से आइए इधर देखिए। ये बताइए, यहाँ दो एक्सिस बने हुए हैं आपके सामने, रॉड के ऊपर बने हुए हैं ना। किनको आप IC कह सकते हैं और किनको आप I पर पैरेलल कह सकते हैं? सेंटर ऑफ मास वाला इसके ये हो जाएगा। अबे हाँ तो बोलो। अब या तो मैं I पैरेलल प्रूव करके दिखा दूँ या IC प्रूव करके दिखा दूँ। तो चलिए मैं I पैरेलल प्रूव करके दिखा देता हूँ। तो हम I पैरेलल लेते हैं और उसमें मास ऑफ द रॉड इनटू दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो हमें IC वाला मिल जाना चाहिए, नहीं?
अरे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यस सर। चलो भव्या बोलो, आई पैरेलल कितना लिखेंगे हम? सर आई पैरेलल सर हम लोग अरे आई पैरेलल यहाँ कितना लिखा हुआ है? ml²/3। ये फॉर्मूला सही लिखा है हमने, क्या गलती है? ये आई पैरेलल और आईसी रिप्लेस करना पड़ेगा। वही मैं देख रहा था कि नींद में कौन कौन है कौन कौन नहीं है। IC प्लस ml²। अब बताओ IC कितना पुट करेंगे? आईसी को करेंगे ml²/2। दो ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ लिखा, उसमें IC कौन सा है? सर IC ये वाला है। तो उसका वैल्यू नहीं दिख रहा है तुमको, यस तो अलग चश्मा लाना पड़ेगा कोई उसके लिए। बोलो वैल्यू कितना है? सर ml²/12। 12, ठीक, प्लस मास इनटू दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस बताओ। सर दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस टोटल रॉड का लेंथ L है। यस सर। तो सर अरे तो सर क्या, L/2 है बाबा, L का आधा कितना होता है यार? इतना कॉमन सेंस भी नहीं तुम लोगों के पास क्या यार? बात हद हाल है यार एकदम। कौन सा कल घास चरने गया जी तुम लोग का? रॉड आधा है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसका बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है जी? पता नहीं साले क्या पढ़ा रहे हैं स्कूल में आजकल। और बोलो, जोड़ो, एलसीएम कितना होगा इसका? सर इसका 12 भी होगा। देखिए ऐड करके कितना आया, ऊपर में 3 + 1 4 आया यस सर। बाई 12 सही ml²/3 आ गया। यस सर। आ गया ऑन एक्सिस। आ गया। यस सर आ गया। और देखिए, चलिए बताइए इसके अबाउट क्या होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अब मैं नहीं बोलूंगा, जो यहाँ लिखा हुआ है वो दिख रहा है आपको, उससे आपको इसको निकालना है और वो भी बिना पेन उठाए। बताइए कितना होगा? mr² प्लस m और l L कहाँ दिख रहा है? इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस लेना है मैडम, आप भी वही हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आईसी और प्लस क्या था? हाँ तो IC कितना है? mr²। अच्छा, फिर प्लस, फिर आगे कितना डिस्टेंस है दोनों एक्सिस के बीच में? किसको ये r/2 डिस्टेंस दिख रहा है दोनों एक्सिस के बीच में? कितने बड़े वाले गधे हो तुम लोग, सबके सब बताओ। का स्क्वायर 2r का स्क्वायर यानी कि 4r²। mr²/2 है। देखो तुम्हारे सोहबत का असर है, मैंने भी r/2 लिख दिया। यही होता है, मतलब इंटेलिजेंट लोगों के साथ बैठो तो आपका बुद्धि बढ़ेगा, और आप जैसे गधों के साथ बैठे तो कुछ दिन में मैं भी ढेचू ढेचू करने लगूंगा, और क्या। ठीक है, क्योंकि इतने सारे गधे जो है आसपास बैठे हुए हैं, तो सारे तो इंसान बनेंगे नहीं, मैं ही बनूंगा गधा फिर तो। चलो इसका बताओ, इस एक्सिस का बोर्ड कितना होगा? mr²/2 प्लस mr²/2 सेंटर वाला हो गया, प्लस mr फिर mr² ऐड हो जाएगा, 3/2 mr²। अरे कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। चलो टेंजेंट के अबाउट बताओ स्फीयर का। अरे भैया 2/5 mr² प्लस mr²। डायरेक्ट बताओ, अब लिखूंगा रिजल्ट खाली। 2/5 mr² हो गया सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, प्लस m इंटू बीच का डिस्टेंस हो गया r दोनों एक्सिस के बीच का। क्या होगा आंसर? 2/5 प्लस mr², 7/5 mr²। चलो इसके अबाउट बताओ। 3/2 mr² प्लस 3/2 नहीं है, 2/3 है, सॉरी 2/3 mr² प्लस mr²। प्लस mr²। कितना आ गया? 5/3 mr²। ऐसे निकालते हैं पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस से। और देखिए, चलिए बताइए टेंजेंट के अबाउट बताइए यहाँ पे। IC है mr², वो z वाला है, वो इसके पैरेलल कैसे हो जाएगा? इसका 3 mr²/2। ये वाला एक्सिस लेना पड़ेगा इसका IC। ऊपर देख लिया था, सॉरी
क्या आंसर होगा? 3/2 mr²। इसके टेंजेंट का बताओ। ऐसे बना दूंगा तो पैरेलल नहीं दिखेगा, एक से एक पहुंचे है ना भाई। mr² 4 प्लस 5mr²/4 mr² प्लस mr² 5mr²/4। भव्या से ऊपर से जा रहा है ना? हैं? थोड़ा सा समझ भी रहा हूँ। हाँ, कैसे समझ रहे हो बताओ? क्या बताई दीदी ने अभी? ये एलसीएम ले रहे हैं हम लोग इसमें। नहीं, एलसीएम तो बाद में ले रहे हैं, पहले तो बताइए mr²/4 प्लस mr² कैसे लिखा हमने? यहाँ से सर ये सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और उसमें मास इनटू डिस्टेंसेस, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है? सर दोनों का सर हाफ है इसका। एक्सिस के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, कितना दोनों के बीच का? अच्छा व्हाट इज दिस डिस्टेंस? सर आर है, इसीलिए mr² ऐड किया है, इसीलिए mr² ऐड किया है यहाँ पे। उसके बाद एलसीएम तो खैर ले ही लेंगे आप, एलसीएम नहीं लेंगे तो इसे ही छोड़ दीजिएगा, और क्या है। एक बार और चलिए देखें, आशीष सर आ गया लग रहा है, लग तो रहा है ऐसा। हाँ चलिएगा, जरा बताइएगा तो इसका। यह है टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। टेंजेंट है जो प्लेन के क्या है बताइए? परपेंडिकुलर। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए डिस्क का, 2mr²। रिंग का। कैसे, कौन बनेगा इसका? IC। यस। हाँ तो क्या होगा आंसर? mr² प्लस m इंटू r², यानी 2mr²। कुछ समझ में आ रहा है? उसका कोई इलाज नहीं मेरे पास, मसाज में देता नहीं, क्या करूं? तुम लोग की जवानी पे लानत है साला, सही में। बैठे बैठे कमर में दर्द हो गया है, 2 घंटे सोए तो झपकी नहीं सोए तो झपकी आ रही है। मैं तो ज़्यादा सो रहा हूँ, 15 इधर देखो, ठीक है। बताओ इसका, बताओ। टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अरे वही बना है मैडम, अब डिस्क के लिए पूछ रहा हूँ। इसका z एक्सिस कितना है? इसका IC कितना है? आईसी सर इसके लिए IC का काम कौन करेगा? सर इसका सर ये करेगा हाँ तो कितना है उसका? सर और 3mr²। अरे इस एक्सिस के बोर्ड कितना पगले लिखा तो हुआ है? mr²/2। हाँ mr²/2। और आगे क्या करेंगे इसमें? सर प्लस mr²। प्लस mr², तो कितना आ गया? 3mr²। 3/2 mr²। इसको देख के पकाने की जरूरत नहीं है, सारे तुम्हारे नोट्स में साफ साफ लिखा हुआ है। समझ में आई बात? हाँ, ऐसा मत सोचना कि क्लियर हाउ पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आर यूज्ड। ठीक है, अब हम आखिरी चरण में हैं। आखिरी चरण में टॉर्क होगा। आज आपको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने मैंने बोला था, बोला था ना? बोला था। तो टॉर्क पढ़ा होगा आपने, तो आइए थोड़ा टॉर्क पे बात करते हैं। आप लोग तो इतना तो जानते होंगे, R×F वगैरह, अभी हाल में ही क्रॉस प्रोडक्ट हुआ होगा। ठीक, तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या होता है टॉर्क? अच्छा ठीक है, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है। ठीक, अब देखिए जैसे मान लीजिए ये पिवटेड रॉड है और इस पिवटेड रॉड को हमें क्या करना है बताइए? रोटेट करना है। यस सर। इस पिवटेड रॉड को हमें क्या करना है? रोटेट करना है। रोटेट करना है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ भाई, तो इस पिवटेड रॉड को रोटेट करने के लिए ये बताओ कि अगर फोर्स इसके पिवट पे लगाएंगे तो रोटेट करेगा? नहीं। यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो रोटेट करेगा क्या? नहीं करेगा ना। फोर्स का पिवट से कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। कौन है? अच्छा, फोर्स का कुछ डिस्टेंस होना चाहिए पिवट से। बोलो, समझ में आ रहा है? तो फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट तभी पैदा होगा जब फोर्स पॉइंट ऑफ रोटेशन से पास ना करे। जब फोर्स पॉइंट ऑफ रोटेशन से पास ना करे, ठीक है, पॉइंट ऑफ रोटेशन से पास ना करे। ठीक, ठीक है सर। तब जाके इसको रोटेट कर पाएगा। ठीक, सो टॉर्क की डेफिनेशन क्या होती है? टॉर्क को बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स। अच्छा, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा टॉर्क कैसे निकाला जाता है।
ये है वो रॉड, पिवटेड रॉड, दिख रहा है ना। Yes, sir. एक पॉइंट होता है जहां आप फोर्स लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। और जिसके अबाउट रोटेट करता है उसको क्या कहते हैं? रोटेशन। पॉइंट ऑफ रोटेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पहचान क्या होगा? वहां लिखा रहेगा फोर्स इज एक्टिंग एट मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और रोटेशन जिस पॉइंट के अबाउट होगा वहां लिखा रहेगा अबाउट, फाइंड द टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट। समझ रहे हैं? यस, ओके। ऐसे उसको पहचानिएगा, ठीक है, अगर अंग्रेजी कमजोर होगी तो। अब सुनिए, अब फोर्स वेक्टर आपको दिया हुआ है, इन दोनों पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा। आप इससे आर वेक्टर निकालेंगे, जिसको आर्म वेक्टर भी कहते हैं। कैसे निकालेंगे? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के पोजीशन वेक्टर में से माइनस पॉइंट ऑफ रोटेशन के पोजीशन वेक्टर को माइनस करके, जहां पे क्या करेंगे? आर बी माइनस आर ए करेंगे, और जगह पे कुछ और लिखा जा सकता है। और इसको क्रॉस करना है एफ के साथ। आर क्रॉस एफ फॉर्मूला होता है टॉर्क का। क्या फॉर्मूला होता है? पहले इसका थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, स्पेशली आप, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है टॉर्क का? आर क्रॉस एफ। चलिए ये थोड़ा अभ्यास करते हैं, आर क्रॉस एफ का अभ्यास करते हैं। आर क्या होता है? इट इज अ वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन टू point of application. Vector directed from point of rotation to पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। and what is the formula of torque? R cross F. R cross F. Formula of torque is what? R cross F. And how to find R vector? Application Minus rotation. Position vector of application point minus position vector of rotation point. Point of rotation. ठीक है?